हम लोगों ने खूब चर्चा की है जब विधानसभा चुनाव को लेकर और बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति को लेकर कई तरह की चीज़ें आई सामने। आज जब अगर इस परिणाम को देख रहे हैं, जब एग्जिट पोल को उलटफेर कर इन परिणामों ने हरियाणा की जनता ने सत्ता एक बार फिर से बीजेपी को सौंपने का मन बनाया। अगर बीजेपी के नज़रिए से मैं जानना चाहूँ कि 3 ऐसे फैक्टर जिससे कि बीजेपी सत्ता में आई और 3 ऐसे फैक्टर जो कांग्रेस को सत्ता से दूर ले गए। देखिए, बीजेपी के पक्ष में ये गया कि लोगों का भरोसा था, हालांकि पार्टी डरी हुई थी। बीजेपी के नेता, हरियाणा के जो बड़े नेता थे, कार्यकर्ता डरे थे, कहीं ना कहीं उनमें ये भी था, निराशा थी कि सुनवाई नहीं है, तो इस तरह की माहौल था। लेकिन मैं ये कहूंगा, हरियाणा के जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो थोड़ा सा हार माने हुए थे। वो मान भी रहे थे कि दबी जुबान में शायद 20-22 सीटें आएगी। तो हरियाणा के नेता थोड़ा सा निराश जरूर थे परिणामों को लेकर। लेकिन जो सेंट्रल लीडरशिप है, प्रधानमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा है, योगी आदित्यनाथ है, सेंट्रल के जो बड़े लीडर है, टॉप स्टारर हैं पार्टी के, मेरे को लगता है उन्होंने जो प्रचार किया है, इस असंभव काम को संभव कर दिखाया। एक तो ये, दूसरा बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से अनऑफिशियली लोगों को ये मैसेज कन्वे किया जा रहा था कि कांग्रेस सरकार आई तो फिर वही होगा जो हाल हरियाणा में पहले था कि कमजोरों को दबाया जाएगा, ये वो, इस तरह का प्रचार किया गया मैन टू मैन, अंदरूनी तौर पर, इनडायरेक्टली। तो उससे मेरे को लगता है लोगों का मन पलट गया कि कांग्रेस सरकार में थोड़ा सा जो कमजोर वर्गों को थोड़ा प्रताड़ना होती थी, उनमें डर रहता था, खुलकर जी नहीं पाते थे। एक कारण ये रहा है। और तीसरा कारण मैं ये समझता हूँ कि कारण ये रहा है कि जैसे डबल इंजन की सरकार का नारा दिया गया, डबल इंजन की सरकार, अभी भी कहा जा रहा है डबल इंजन की सरकार, तो ये जो एक फैक्टर है, लोगों को लगा है अगर विकास को और आगे बढ़ाना है, शांति अमन चैन चाहिए, तो बीजेपी को मौका देना जरूरी है। तो मेरे को एक वजह ये भी लग रही है कि शांतिपूर्वक थोड़ी बहुत, देखिए आपराधिक घटनाएं होती रहती है हर स्टेट में, क्राइम ना हो तो फिर पुलिस की क्या जरूरत है। तो थोड़ा बहुत लोगों को ये है कि अगर विकास की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाना है, जिस तरीके से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत हुआ है, पावर सप्लाई बड़ी है, और जो पहले जिस तरह के थोड़ा सा असामाजिक तत्व हुड़दंग मचाते थे, डर का माहौल रहता था, लोगों को ये वोटर्स को मैसेज दिया गया कि फिर वो ये दिन चाहते हो क्या जब आपको डराया जाए। तो मेरे को लगता है ये फैक्टर तीनों है, ये काम कर गए और उम्मीद से ज्यादा एक बार फिर बीजेपी के नेताओं की, उम्मीदवारों की झोली वोटर्स ने भर दी उम्मीद से ज्यादा, और कमाल हो गया, मैं तो ये कहूंगा। जी, कांग्रेस के लिए भी एक सवाल था कि कांग्रेस अगर हारी है तो कांग्रेस ने भी तो जोर लगाया था ना, कांग्रेस भी तो सत्ता में वापसी की राह देख रही थी। हालांकि कांग्रेस के आत्मविश्वास में इजाफा इस बात को लेकर भी था कि हरियाणा की जनता, देखिए 10 साल बाद मौका देती तो है नहीं, इसलिए हम ही आएंगे। लेकिन हार के कारण जब खोजेंगे तो 3 प्रमुख कारण क्या निकल कर आएंगे? देखिए, कांग्रेस को ये लग रहा था, कांग्रेस लगातार प्रचार करी थी, जैसे प्रॉपर्टी आईडी का है, परिवार पहचान पत्र है, लोग, शहरी लोग परेशान है, दूसरा कानून व्यवस्था को लेके, बेरोजगारी को लेके हर बार हमलावर थी कांग्रेस, मतलब क्रिएटिविटी की जगह नेगेटिव पॉलिटिक्स करती रही। ये अब इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि जिस तरह के रिजल्ट परिणाम आए तो अब कारण खोजे जाएंगे। तो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं को ये लग रहा था कि हमारी हवा बनी है, जो हम कह रहे हैं वो हथियार के तौर पे उसका इस्तेमाल होगा चुनाव में। ऐसा कुछ नहीं हुआ और मेरे को लगता है ओवर कॉन्फिडेंस मार गया लगता है, क्योंकि उनको ये था कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर, लोग कांग्रेस का साथ देंगे। कांग्रेस में देखिए संगठन आज तक नहीं है, 10 साल हो गए हैं, कोई ऐसी पार्टी जिसका 10 साल से संगठन नहीं है वो सरकार चला, वो चुनाव लड़ रही है। तो इस तरीके से ये कुछ फैक्टर है और मेरे को लगता है कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि लोगों के दिलों पर राज करना पड़ेगा, खाली हवा से काम नहीं चलता। ठीक है, आपने मुद्दे उठाए जनहित के, और दूसरा उन लोगों को भी मायूसी हुई है जो 3000 से 6000 पे बुढ़ापा पेंशन, विधवा और दिव्यांग पेंशन, जो कि 31 लाख बेनिफिशियरीज हैं जो सामाजिक सुरक्षा के तहत ये पेंशन पाते हैं, उनको उम्मीद रही होगी 3000 की जगह 6000 मिलेंगे। आप देखिए गरीब आदमी के लिए 2000 भी बहुत होते हैं, उनको 3000 से गुजारा करना पड़ता था, उनको उम्मीद थी अब 6000 मिलेंगे, लेकिन उनको भी निराशा मिली है। लेकिन ये जनता का फैसला है, पब्लिक का वर्डिक्ट है और जनादेश यही है जिसको सबको कबूल करना होगा। जी, बीजेपी ने बहुत सारे रणनीति के तहत काम किया। जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे तब कुछ और स्थिति थी, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया गया, उसके बाद कैबिनेट बदल दी गई, एक नया चेहरा, नया फ्लेवर के साथ बहुत सारे वादे भी हुए, दावे भी हुए। क्या इससे हम फैक्टर मान सकते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना, कैबिनेट में जो नए लोग आए या पुराने लोग और नए लोगों का जो मिश्रण हुआ, कॉम्बिनेशन बनाया गया, उससे भी कुछ अलग छवि बनी? क्योंकि ये कहा गया कि मनोहर लाल जब तक थे तब तक सत्ता से जनता की दूरी थी। बिल्कुल, देखिए पंकज,
मनोहर लाल जी के रहते वक्त थोड़ा सा विरोध तो जरूर था, और किसान आंदोलन के बाद ये विरोध उग्र हुआ। कुछ लोग नहीं चाहते थे कि मनोहर लाल मुख्यमंत्री रहे। एक बात है, पार्टी ने उनको बदला ये महसूस करते हुए कि चुनाव आ रहे हैं, आगे दिक्कत होगी, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर था, बदलाव का भी एक जरूरत महसूस होती है 10 साल के बाद। हाईकमान ने जो फैसला लिया, नायब सिंह सैनी को आगे किया। उनको पता था 30% वोटर ओबीसी है, ओबीसी के 30% वोटर्स हैं हरियाणा में। उनको एक बड़ा बल्क वोट बैंक नजर आ रहा था कि नायब सिंह सैनी, हालांकि बतौर मुख्यमंत्री उनको अभी अपने आप को साबित करना था, समय बहुत कम मिला, लेकिन ओबीसी का 30% वोटर्स होना बीजेपी को ये सुहाग है, एक फैसला हुआ। उन्होंने डैमेज कंट्रोल को कम भी किया है, लेकिन कुल मिलाकर लोगों ने इन पर भरोसा किया है। और आपको एक बात बता दूं पंकज, ये चीज अब मेरी ध्यान में भी आई है कि जो ज्यादातर उम्मीदवार चुने गए थे, मनोहर लाल की भी बड़ी भूमिका थी कि कौन सा उम्मीदवार कहां से था। जैसे फरीदाबाद के बड़कल से दिनेश अदलखा है, या और जो उम्मीदवार है जगमोहन आनंद है, जहाँ से खुद मनोहर लाल 10-9.5 साल तक सीएम रहे, फिर नायब सिंह सैनी रहे, करनाल से जगमोहन आनंद है। टिकटों का जो वितरण है मनोहर लाल की मर्जी से, उन्होंने भरोसा किया था कुछ लोगों पर, और लगता है वो भरोसा उनका काम आया है। और पार्टी अब उनको शाबाशी भी देगी कि आपने ऐसे उम्मीदवार उतारे जिन्होंने फतेह कर दी, जिन्होंने विजय कर दी। और मोदी सरकार की तरह हरियाणा का भी रिकॉर्ड बन गया राजनीतिक इतिहास में, कोई सरकार तीसरी बार रिपीट हुई है, तीसरी बार किसी पार्टी की सरकार बनेगी। जी थोड़ा सा आप देवेंद्र आपको रोक रहा हूँ, क्या हमारे साथ प्रदीप भी जुड़े हुए हैं? प्रदीप एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, उनसे संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। देवेंद्र आपके पास ही वापस आ रहा हूँ। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा, हालांकि बहुत हमने देखा अभी जब नतीजे आए तो ओम प्रकाश धनखड़ चुनाव हार गए, जाट चेहरा, पूर्व मंत्री, पूर्व अध्यक्ष बीजेपी के। और चुनाव के दौरान भी ऐसी एक तस्वीर बीजेपी की तरफ से पेश की गई, या कहें कि ऐसा लगा कि जाट और गैर जाट वर्सेस ये चुनाव होने जा रहा है। और इसलिए मेरा सवाल ये है कि बीजेपी क्या गैर जाट लोगों को लामबंद करने में कामयाब रही? जो दूसरे तरीके से बीजेपी ने रणनीति बनाई वो कारगर साबित हुई? नहीं पंकज, ये बीजेपी ने ये काम अंदरूनी तौर पर हुआ था। ज्यादातर वोटर्स चाहते हो, जो 10 साल पहले सरकार थी, जिस तरह की प्रताड़ना होती थी, डराया जाता था, तो एक ये मतलब ऑफिशियल तौर पर या बड़े स्तर पर ऐसा नहीं हुआ। मैन टू मैन इस तरह का मैसेज कन्वे किया गया कुछ लोगों की तरफ से बाजारों में, मार्केट में, कि आपको क्या वो सरकार चाहिए जो पहले थी, जिसमें डर का माहौल था, ये था, कुछ जोर जबरदस्ती होती थी। खासतौर पे कमजोर वर्ग जो गांव के हैं, दलित है या और कमजोर वर्ग है, बैकवर्ड है, खासतौर पे दलित मैं कहूंगा, जो दलित हैं, उनको ये था कि उनको डराया, वो डरते थे बेचारे दबंगों से कि हमारे को ये है, उनको मतलब डर डर के जीते थे। लेकिन इस सरकार में आने से उनका हौसला बढ़ा है और उनको ये लगता है कि अब तो ओबीसी का मुख्यमंत्री है, सरकार है, फिर एक बार आएगी। तो उन्होंने अंदर खाते मेरे को लगता है बीजेपी को समर्थन जरूर दिया है, वोट डाला है। बाहर आकर ये प्रचार किया कि हम कांग्रेस को वोट डाले हैं, ताकि उनके खिलाफ कुछ ऐसा ना हो जिससे वो डरते रहे हैं। तो ये भी हुआ है, दलित वर्ग के बहुत सारे लोगों ने अंदर खाते बीजेपी का समर्थन किया है, लेकिन दिखाने को, बताने को ये है कि हमने कांग्रेस को वोट दिया है। तो वो अपने भविष्य को देखकर, अपने अतीत के डर को देखकर शायद उन्होंने ये रणनीति बनाई थी, वो जो बीजेपी के काम आई है।